स्टूडेंट कैसे हो? सब बढ़िया। तो स्टूडेंट आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पिछली क्लास से रिलेटेड ही है, जो कि रिफ्लेक्शन का पार्ट है। आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे रिफ्लेक्शन से। ओके, तो अभी हम जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है जेईई मेंस का 2019 का अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन करेंगे, जो पिछली क्लास के अंदर मैंने जो वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको अच्छी टेक्निक्स के बारे में पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो 2019 के अंदर जो क्वेश्चन आया जेईई मेंस का वो अभी हम कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था वो हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया था कुछ इस तरीके से कि भाई आपके पास दो ऐसे दिया गया था कि आपके पास कुछ दो मिरर है। सपोज दैट कि ये मिरर M1 है और ये वाला मिरर M2 है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और ये मिरर इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर आपसे कहा गया था कि एक रे ऑफ लाइट है, एक रे ऑफ लाइट जो है वो जो रे ऑफ इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल है। किसके पैरेलल है? मिरर M2 के पैरेलल है। एक इंसिडेंट रे जो हमने ली है वो मिरर M2 के पैरेलल है। ठीक है, M2 के पैरेलल है। और वो अगर ये M2 के पैरेलल होगी तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। आगे की सिचुएशन में आपको बताता रहूँगा, आप क्वेश्चन को देखते रहें। अब आगे क्या है कि जैसे ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन होने के बाद में जब ये रे इस पे गिरेगी इस तरीके से, ये रे इस पे गिरेगी, तो उसने ये बोला था कि जब वो सेकंड वाले मिरर के साथ रिफ्लेक्शन करेगी तो वो फर्स्ट मिरर के साथ पैरेलल हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जब ये इंसिडेंट रे पहले वाले मिरर के साथ रिफ्लेक्शन करने के बाद में, ठीक है, जो दूसरे वाले मिरर के लिए इंसिडेंट रे का वर्क करेगी, उस केस में सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद में पैरेलल टू द किसके हो जाए? मिरर M1 के हो जाए। तो उस सिचुएशन में तो हम अगेन यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो हमें पूछा गया था कि व्हाट विल बी एंगल आपको पता करना है कि ये थीटा एंगल कितना होगा। ये क्वेश्चन में अपने पूछा गया था। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये मिरर है। अच्छा, ये इंसिडेंट एंगल होगा, कुछ भी होगा, बट इसके बाद यहाँ पे जब ये सेकंड वाले मिरर से जब स्ट्राइक करेगी तो उसके बाद जो है ये रे जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी? पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो मिरर पहले मिरर के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से पहले मिरर के बिल्कुल पैरेलल। देखो दोनों पैरेलल है, ये रे इस मिरर के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। ये क्वेश्चन में अपने को पूछा गया था। तो अपने को पूछा गया था कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करनी है देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ये अगर एंगल थीटा है तो ये कितना है भाई? 90 माइनस थीटा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत चंद सेकेंड हमें लग जाएगा। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना? थीटा। ओके, अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर ये पैरेलल हो जाएगी तो पैरेलल तो तभी होगी ना जब ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। यस और नो? ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ऐसी सिचुएशन में एंगल सेम होते हैं। तो आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला पैरेलल होंगे, ये और ये दोनों, ये थीटा, तो ये भी थीटा होना चाहिए पैरेलल होने के लिए। अब हमें क्या करना है? टोटल एंगल का सम कर लेना। ये जो ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं, ये जिस ट्राइंगल को नाम दे देता हूँ मैं OAM या OAN ले लेते हैं इस ट्राइंगल को। इस ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का सम है वो कितने की डिग्री के इक्वल होगा? 180 डिग्री। तो थीटा जो है यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन था, काफ़ी बुक में अच्छे से दिया हुआ है और आपको ये क्वेश्चन बहुत सारी बुकों में मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। थीटा कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। अब अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या थी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी हम करने वाले हैं। अगला एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है। यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हमारे पास दो मिरर है। ये मिरर M1 है और ये वाला मिरर है हमारे पास M2। तो दो मिरर हमने लिए हुए हैं और यही मिरर जो है इंक्लाइन है एट एन एंगल थीटा। अब क्या है कि यहाँ से एक इंसिडेंट रे जो है पैरेलल टू द मिरर M2 है। एक इंसिडेंट रे है जो पैरेलल टू द मिरर M2 है। तो उस सिचुएशन में हमें यह बताना है कि ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ थीटा। आपको थीटा की वैल्यू पूछी गई है। थीटा क्या होना चाहिए? कब व्हेन द रे जो रे है रिट्रेस इट्स पाथ। और रे जो है वो रिट्रेस करे अपने पाथ को आफ्टर 3 रिफ्लेक्शन।
3 रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा हमें। हमारे पास ये एंगल है थीटा, तो हमें पता है कि भाई ये अगर एंगल थीटा होगा तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू मेक ए नॉर्मल। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल बिल्कुल 90 डिग्री पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, जैसे कि वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ। कोई भी रे ऑफ लाइट जो है वो अपने पाथ को रिट्रेस तब करेगी, कब करेगी? अपने पाथ को रिट्रेस तब करेगी जब वो रे ऑफ लाइट इस तरीके से स्ट्राइक कर रही हो। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही हो, तो अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्राइक करे तो इंसिडेंट रे जब ऐसे स्ट्राइक करेगी तब वो अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। तो पाथ को रिट्रेस करने के लिए क्या करेंगे? इंसिडेंट रे को कैसा होना चाहिए? बिल्कुल नॉर्मली पास होना चाहिए, किसके? इंटरफेस के। तो उस सिचुएशन में जो रे है वो बिल्कुल जो है ऊपर चली जाएगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर हम ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो अभी इसको कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, वो देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, देखते हैं क्या होता है। तो ऐसी सिचुएशन को जब सॉल्व करना होता है हमें, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमें क्या करना होगा? देखना, यहाँ पे हमारे पास ये एंगल थीटा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि भी ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। तो अगेन ये होगा 90 माइनस थीटा। ओके, नाउ अब ये अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगी? ये अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगी? ये तो पहला रिफ्लेक्शन हो गया। ओके, 3 रिफ्लेक्शन हमें दिखाने हैं। तो दूसरा रिफ्लेक्शन होने के लिए ये वाली रे जो है ये यहाँ पे कुछ एंगल से यहाँ पे आएगी, स्ट्राइक करेगी, यस और नो, यहाँ से कुछ एंगल से स्ट्राइक करेगी। बट ये जो इस किस एंगल से स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि ये अपने पाथ को रिट्रेस करे? तो इसे 90 डिग्री के एंगल से ही जाना चाहिए। ठीक है, इट शुड गो, ठीक है, फॉर 90 डिग्री एंगल, है ना। तो यहाँ पे हमें ये 90 डिग्री के एंगल से ही जानी चाहिए। इसका मतलब ये जो हमने कुछ पॉइंट मान लेना है, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, और नॉर्मल यही होगा। तो ये नॉर्मल हमारा N2 हो गया, ये नॉर्मल हमारा N1 हो गया, और ये नॉर्मल हमारा N3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखना चाहेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी। ये हमें पता करना है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि ये थीटा है, ये 90 है, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो अगेन ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और आपको पता है कि अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये टोटल एंगल कितना हुआ भाई? इसको 180 डिग्री करना है, तो 180 डिग्री करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसको +2 थीटा करना पड़ेगा। तो ये +2 थीटा हो गया। बात समझ में आनी चाहिए आपको। ये 2 थीटा और ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। अगेन ये वाला एंगल अगर थीटा है तो भैया ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। तो अभी हमें पता करना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही आसान है। बस हमें अगर ज्योमेट्री का थोड़ा सा बहुत हमें कुछ पता रहता है तो बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये एंगल अगर थीटा है, ये थीटा है, तो देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले रहा हूँ N1 N2 N3, दिस इज द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वी आर यूजिंग द ट्रायंगल N1 N2 N3। तो यहाँ पे देखना होगा कि भी एंगल कितना है। तो देखो तीनों एंगल का सम हमारे पास कितना होना चाहिए भी? 180 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा +2 थीटा +90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। सो फाइनली यहाँ पे लिखा जा सकता है 3 थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री होगी। तो ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि कब कोई भी रे ऑफ लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कब करेगी। तो रिट्रेस करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट का मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट तब अपने पाथ को रिट्रेस करती है जब वो सीधी धड़ाम से नीचे आती है और ऊपर चली जाती है, यस और नो, उतने एंगल से। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि भी वो जो रे ऑफ लाइट है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर चुकी है। तो इसी सिचुएशन का ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था जो हमने देखा है यहाँ पे। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री आ गई। तो नाउ इसको मिटा देते हैं। अब अगली जो प्रॉब्लम करेंगे वो भी देख लेते हैं। पहले उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। प्लेन मिरर के क्वेश्चन हमें करने होंगे। प्लेन मिरर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। देखो, हालांकि बहुत सारे और भी तरीके होते हैं जिनसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व किया जा सकता है। नाउ एक प्लेन मिरर का केस लेते हैं। प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर। ओके, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स
हम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं और उन सौ ट्रिक्स को हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में। चलो स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास ये प्लेन मिरर है, दिस इज़ द प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर से एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब मुझे पता करना है कि भाई इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए। तो पहले मैं रे डायग्राम बनाता हूँ। रे डायग्राम मैं कैसे बनाऊँगा, तो यहाँ पे देखो, पहले मैं इसके एक्सट्रीम लेवल पे, यहाँ पे इसके एक्सट्रीम जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक कराता हूँ। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक इंसिडेंट रे को स्ट्राइक करवाया। तो फाइनली यहाँ से ये 90 डिग्री, तो यहाँ से ये कुछ रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाएगी। नाउ यहाँ से हम 90 डिग्री पे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से चली जाएगी। एंड फाइनली जब इन रे को मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ, तो रे को जब मैं पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पर ये रे जाके मिल जाती हैं। तो जिस पॉइंट पर ये रे मिलेंगी, जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर इसकी ये क्या बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज बन जाएगी। अगर हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट है तो उस केस में उसकी वर्चुअल इमेज वो होगी जहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जो है जहाँ से आ रही होंगी, ठीक है। तो जहाँ जिस भी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे, जो रे ऑफ लाइट है, वो अगर आ रही होंगी तो उस केस के लिए वो उसका वर्चुअल इमेज कहलाएगा। चलो, तो इसके केस में हम छोटी छोटी बातें कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है, अगर ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे है, तो हमेशा याद रखें कि जो इमेज बनेगी वो भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनने वाली है जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर पे रखा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार यूज़ करेंगे। अगर दो मिरर हमारे पास है तो उनके रिफ्लेक्शन में कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बाकी इसके सौ ट्रिक्स भी है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। चलो देखते हैं तो इसमें कैसे हम अप्लाई करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे पास दो मिरर है, सपोज दैट कि दो मिरर है, ठीक है। ये हमारे पास दो मिरर है, ये मिरर M1 है और ये मिरर है हमारे पास M2। तो ये मिरर M2 और ये मिरर है M1। यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि ये जो मिरर है ये एक दूसरे से 22 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। अच्छा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो जो कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ इनकी मिड में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो ऑब्जेक्ट कुछ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, तो आपको फाइनल इमेज बनानी है कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स है और इनको अप्लाई भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, क्वेश्चन कभी दिया हुआ हो तो दो रिफ्लेक्शन के बाद में हमें पता करना है कि भी किस तरीके से इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी, कहाँ इमेज फॉर्म होगी, कितनी डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी, तो वो देखना है। तो देखो ये वाली ये 10 सेंटीमीटर पे है, तो पहले वाले जब भी अब ऐसा कोई क्वेश्चन करने वाले हो आप, तो उस केस में आपको एक बात दिमाग में रखनी है, जिस भी मिरर से आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो दूसरे वाले मिरर को आप ये मान के चले कि वो इस दुनिया में नहीं है, बस केवल एक ही मिरर है और उसे उसी तरीके से ट्रीट कर लेते हैं। हमें पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हमें ये मालूम है कि ऑब्जेक्ट जितना भी प्लेन मिरर से जितनी डिस्टेंस पे रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे हमें इमेज मिलने वाली है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इतनी ही डिस्टेंस में हमें मिलेगी और ये पहली इमेज होगी I1। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, रे डायग्राम बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सीधा सिंपल सा ये तरीका है। तो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर पे मिल जाएगी, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये इमेज हमें मिल जाएगी। नाउ अगर ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हमें इमेज मिल गई, तो जो भी इमेज मिलेगी पहले रिफ्लेक्शन में, क्योंकि ये पहले रिफ्लेक्शन M1 के साथ है, तो ये दूसरे वाले मिरर के लिए इसका वर्क करेगी, ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो दूसरे वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी और उस मिरर से हम ये देखेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है। तो हम देखते हैं कि ये 22 सेंटीमीटर है ऑलरेडी, तो ये कितनी है, ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरे से कितना हो गया, 32 सेंटीमीटर से हो गया, 32 सेंटीमीटर से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब ये जो इमेज पहले वाले मिरर से बनी है वो दूसरे वाले मिरर के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो उस केस में ये जो इमेज बनेगी दूसरे वाले मिरर से, जो भी इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी कितने, 32 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। आप ये क्वेश्चन जो है आगे भी अलग तरीके से लगा सकते हैं, 4 रिफ्लेक्शन के बाद, 6 रिफ्लेक्शन के बाद, 10 रिफ्लेक्शन के बाद, कितने भी रिफ्लेक्शन के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले वाले रिफ्लेक्शन के अगर देखते हैं तो दोनों मिरर ले लो,
मिरर ले लो M1 और M2 और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ले लो। तो मिरर और M1 M2 ले लो, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस उनमें ऐड करते जाओ। पहले वाले मिरर से जो इमेज बनी है उसको उस दूसरे वाले से ऐड करते जाओ, इस तरीके से तीसरे से ऐड करते जाओ और आपको लास्ट तक जो है इमेजेस बनती जाएंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो मिरर है वो ये मिरर है M1 और ये है मिरर M2। तो आपको पता है कि मिरर M1 की जो है ये कितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कितने पे बनेगी 10 पे बनेगी। तो इसमें क्या 22 ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ से 22 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर जो भी इसके लिए इमेज बनेगी वो तीसरे रिफ्लेक्शन में बनेगी। अलग अलग मिरर के केस में हम वो ऐड करते जाएंगे और लगातार रिफ्लेक्शन के बाद हमें इमेजेस फॉर्म होती जाएंगी। चलो, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो हमने इसके बारे में बात की। अब हम प्लेन मिरर के केस के अलग अलग सिचुएशन के क्वेश्चंस भी डील करते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं। कई बार आता है कि भी एक इंसान है, देखो यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन है कि जैसे कि हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक मिरर है, ये एक मिरर है, ये एक हमारा मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, दिस इज़ द प्लेन मिरर और इसकी हाइट h है, ये इसकी हाइट h है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू को समझते हैं। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक रे हम एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ड्राइव करते हैं। एक एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ये रे ली और एक रे हमने ये ली, किस पे ली, हमने एक्सट्रीम पॉइंट पे ली। तो फील्ड ऑफ व्यू की बात करेंगे। ये रे जो है यहाँ से टकराने के बाद में कुछ रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, यस और नो, रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी, और ये रे जो है ये भी रिफ्लेक्ट होके इधर चली जाएगी। अच्छा जी, तो पता है आपको जो इसकी जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज बनेगी यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड जो पार्ट होगा, रिफ्लेक्टेड जो भी पार्ट होगा वहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू होगा। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि अपना जो माइंड है वो उसकी इमेज इसी फील्ड पे देख सकता है। अगर आप कोई स्क्रीन पे यहाँ पे चल रहे हो तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो इतने फील्ड ऑफ व्यू पर दिखाई दे सकती है जहाँ तक रिफ्लेक्टेड रे पहुँच चुकी हैं। तो जहाँ तक भी रिफ्लेक्टेड रे पहुँचेंगी वो होगा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि जहाँ तक आप उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हो, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को आप इतनी डिस्टेंस तक देख सकते हो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो ये है फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड। तो ये सारा का सारा पार्ट जो है ये है फील्ड ऑफ व्यू, जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखा जा सकता है। यानी रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कहीं भी स्क्रीन के ऊपर पहुँचेंगी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को शो कर देती है। अगर अब देखो, क्या यहाँ इसके बाद वाले पैटर्न पे यहाँ पर कोई रिफ्लेक्टेड रे पहुँची है, इस वाले पैटर्न पे नहीं पहुँची, यहाँ पे पहुँची है क्या, नहीं पहुँची, इसका मतलब ये फील्ड ऑफ व्यू नहीं होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो होगा ये फील्ड ऑफ व्यू होगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होता है। अभी ये क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे अगर हम मान लो इस तरीके की, मान लो कि ये डिस्टेंस हमने 4L ले ली और ये डिस्टेंस हमने L ले ली, और हमें पता करना है कि भी कितनी डिस्टेंस पे हमें जो है ये, और मिरर की हाइट हमने h ले ली, है ना। तो हमें ये पता करना है कि एक पर्सन अगर यहाँ से चलना शुरू करे, एक पर्सन जो है वो यहाँ से चलना शुरू करे, यहाँ से चलना शुरू करे, तो उसको इमेज यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे सकती है। तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, यानी वो कितनी डिस्टेंस होगी जहाँ पर वो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कैसे देख सकता है, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे एक सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल यूज़ करते हैं। देखो, जो दो ट्राइंगल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो देखो आप। मैंने ये ट्राइंगल, ये OA और ये I ले लिया, ठीक है। इसको ना A यहाँ ले लेते हैं, AB और I ले लेते हैं। ये इसका मिड पॉइंट है, इसको ले लेते हैं O डेस, ठीक है, बस हो गया। और यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं हम D पॉइंट, और ये आपको डबल करना पड़ेगा। देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये एक प्रॉब्लम दी गई है, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जा सकता है। चलो,
तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो इमेज भी इतनी ही डिस्टेंस पे बननी है, मतलब एल डिस्टेंस पे ही बननी है। तो हम देखते हैं टोटल डिस्टेंस, तो हमारे पास एक ट्रायंगल ले लेते हैं, तो दो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला है, कौन सा है, एक ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ, ट्रायंगल है ABI, और जो दूसरा ट्रायंगल है, सेकंड जो ट्रायंगल है वो क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है ODI। दोनों में हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो हम ना पहले इस वाले ट्रायंगल के ले लेते हैं, तो ये वाली डिस्टेंस हम ले लेते हैं y, फिर इसको जस्ट डबल कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का फील्ड ऑफ व्यू आ जाएगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, सोल्व करके देखते हैं। देखो पहले बड़े वाले ट्रायंगल के केस में दिस अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर अपॉन दिस है ना, तो क्या आ जाएगा y अपॉन दिस, दिस कितना है 4l प्लस l 6l इक्वल टू, यहाँ पे देखो छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये हाइट कितनी हो जाएगी, h/2 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। AB की बात करेंगे तो h/2, और यहाँ पे हमारे पास जो ये वाली लेंथ है ये l है, l h/2l। सो सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, l से l यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो y की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। ये आ गया हमारे पास 3, तो 3h आ जाएगा, यानी हाइट जो है वो 3h जस्ट डबल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसको, ये तो y निकला है तो ये भी तो y होगा, ये भी तो y होगा, इसका मतलब ये जस्ट डबल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर जो होगा y डैश इज इक्वल टू होगा 2y, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 6h। दिस इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप कहाँ से लगा सकते हो कि यहाँ पे इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप सीधे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दो, दिस y, ये y ले लो, y अपॉन दिस 6l, और उसके बाद में h अपॉन में ये l, ठीक है। आंसर वो आएगा हमारा y इक्वल टू 6h। इसके बाद जो है हम एक JEE एडवांस की प्रॉब्लम लेते हैं, 2000 में आई हुई है, इसी से रिलेटेड है, बस चंद 30 सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो तो क्यों ना हम 30 सेकेंड में एक क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ाएं। चलो इसी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन था वो क्या था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था, किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ था। आपको बोला गया था कि यहाँ पे इस तरीके से एक मिरर है, एक मिरर हमने लिया हुआ है, ये एक मिरर है, ओके। सभी क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है, और इस मिरर की विड्थ है d, मतलब ये d, मिरर जो है वो d डिस्टेंस है, मिरर जो है वो d डिस्टेंस, यहाँ पे ये एक मिरर की डिस्टेंस दी हुई है d है ना, d यहाँ पे दी हुई है, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसके यहाँ पर लाई कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, l डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहाँ से l डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ओके। नाउ एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन हमने बनाई, ये वाली स्क्रीन है, इस तरीके से एक स्क्रीन हमने ली हुई है, एक स्क्रीन ली हुई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है IIT 2000 में, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे दे रखी थी हमें 2l, यहाँ से टोटल डिस्टेंस थी 2l, यहाँ से स्क्रीन से डिस्टेंस थी 2l, ठीक है। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं कि ये जो डिस्टेंस थी ये ऑब्जेक्ट था, ये l डिस्टेंस पे था, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन जो लगी हुई थी, यहाँ पे लगी हुई थी स्क्रीन, और स्क्रीन जो है उसकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस दी गई थी, ऑब्जेक्ट से ये जो डिस्टेंस थी स्क्रीन की, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन की डिस्टेंस थी, सोर्स यहाँ पे था। एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं अलग तरीके। तो क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन हम देखते हैं इस बार। ये हमारे पास ऐसा एक क्या था, मिरर था, प्लेन मिरर था, ये जो विड्थ थी ये डिस्टेंस थी आपकी d दी हुई थी, ओके। और यहाँ पे कोई सोर्स था, पॉइंट सोर्स था जो ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट जो है l डिस्टेंस पे था यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एक स्क्रीन है, यहाँ पे एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन लगाई हुई है, और ये स्क्रीन यहाँ से स्क्रीन की इस मिरर से डिस्टेंस थी 2l। अच्छा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट से ये रे हमने ऐसे ट्रेवल करवाई, हमने पता भी किया था कि रे ऐसे ट्रेवल कराएगी 90 डिग्री, तो इस तरीके से रे ऐसे ट्रेवल कर जाएंगी, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ जहाँ पहुँचेंगी वो उसका फील्ड ऑफ व्यू होगा, तो ये ऐसे रे आई और इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे ऐसे पीछे पहुँच गई, ठीक है। ये क्वेश्चन था।
अब हमें पता करना था कि भाई जो इमेज बनेगी वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी। तो इमेज जो बनेगी वो आपकी बनेगी यहाँ कहीं इमेज बननी चाहिए, ये इमेज बननी चाहिए, इस पॉइंट पर इमेज बन गई, यानी इमेज की डिस्टेंस भी कितनी होगी, एल ही होगी। अब हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, बस कुछ नहीं करना, हमें सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगानी है। डायरेक्ट ये वैल्यू हमें वाई पता करनी है पूरी, अगर मैं वाई मान लूँ तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। और वो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है वो देखें आप। हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये हमारे पास पूरा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, पूरा ये वाला ट्रायंगल, और एक मेरे पास पूरा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, बड़ा वाला, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो दिस पूरा ये साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है, देखते हैं। तो y अपॉन ये साइड कितनी है 3l, ये साइड कितनी है यहाँ से y अपॉन ये टोटल हाइट है, मतलब टोटल लेंथ है 3l इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे अब ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाला, ये इस तरीके से ये जो ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं वो मैं बता दूँ आपको कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल यूज़ कर रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल के अंदर दिस अपॉन दिस, ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिस डी अपॉन में एल, सो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो एक लाइन में आंसर आ चुका है y इक्वल टू 3d, मतलब इस पर्सन को, यहाँ पे कोई पर्सन चल रहा था, इस पर्सन को कितनी हाइट पर चलना पड़ेगा, यानी कितने गुना, यानी जो मिरर है, मिरर की जो विड्थ है, मिरर की जो डिस्टेंस है मिरर की बॉटम टू अप, उस केस में इसको कितना ज़्यादा चलना चाहिए ताकि वो इस ऑब्जेक्ट को देख सके, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सके, तो वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में आनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमें पता करनी थी, ये कितनी थी, y इक्वल टू 3d। ये है जेई एडवांस का क्वेश्चन था 2000 का, और यही क्वेश्चन जेई मेन 2019 अप्रैल में भी पूछा गया है। सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया था, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, कैसे भी हो, किसी भी तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है तो। अब इसी से रिलेटेड एक और थोड़ा सा चेंजेस करके कुछ एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। जैसे कि सपोज दैट कि मान लो इस बार आपका कोई सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है और स्क्रीन आपकी यहाँ पे रखी हुई, ऐसे कोई मिरर रखा हुआ है, ये कोई मिरर है ना, ये मिरर है और ये कोई सोर्स है, ठीक है जी। और ये जो मिरर है और यहाँ पे स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और ये स्क्रीन सपोज दैट है कि यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि ये 3l की डिस्टेंस पे है, 3l की डिस्टेंस पे है, सोर्स आपका यहाँ रखा हुआ है। तो सोर्स ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर की लेंथ भी आपको दी गई है l, ठीक है, आप यहाँ पे देखें, और ये डिस्टेंस भी आपको l दी गई है। तो आप एक रे, तो इसके देखो मैं आपको हमेशा एक ही बात कहूँगा, ये ट्रिक है, अपने दिमाग में डालो कि जब भी आप क्वेश्चन करें तो आप क्या करो, इंसिडेंट रे प्रोड्यूस किया करो और वो इसके कॉर्नर से टच किया करो, ठीक है। तो कॉर्नर जो भी होंगे इसके कॉर्नर से, यहाँ सॉरी इसके कॉर्नर से जो है यहाँ पे इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये स्ट्राइक करके इस तरीके से इसके फील्ड ऑफ व्यू में चली जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड राइट रे है, जहाँ कहीं भी जाएगी वो इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे आएगा और फाइनली ये रे भी यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ कहीं इसकी इमेज बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, बस सीधा सीधा एक सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ढूंढनी है, और प्रॉपर्टी हम इजीली लगा सकते हैं। तो हमें देखना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक को हमें y निकालना है। तो y निकाला जा सकता है, बहुत सिंपल है। तो देखो टोटल जो डिस्टेंस है y 3l है, और ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस भी l होगी, तो y अपॉन 4l इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा ये डिस्टेंस l है, तो परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, सो l अपॉन कितना आ जाएगा l, सो यहाँ से l कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे अजीब टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बाकी इनमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर आपने एक बार इनके पैटर्न को समझ लिया तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। कितना इसको मैं मिटाने वाला हूँ। अगली जो हमारे पास है वो भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, और वो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी देख लेंगे हम। नाउ इस सिचुएशन के अंदर एक छोटी सी चीज़ और भी देखनी है हमें। अगर किसी मिरर को, अगर कोई मान लो इंसिडेंट रे आ रही है, किसी मिरर से टकरा रही है, ठीक है, अगर मिरर से टकरा रही है, उस केस में अगर वो उस मिरर को अगर हम थीटा एंगल से बदल दें या फिर कुछ थीटा एंगल से बदल दें, तो हमें ये बताना है कि रिफ्लेक्टेड रे
पुराने वाली रिफ्लेक्टेड रे और नए वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होगा, यानी कहने का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो इसको कैसे डील करते हैं। तो देखो हमारे पास इस तरीके से ये एक मिरर है, जल्दी से करते हैं इसको। ये एक मिरर है, ये मिरर है हमारे पास M1 मिरर, ये है मिरर M1, मिरर M1, ये है हमारा मिरर M1। अच्छा, ये मिरर M1 है। दूसरा जो मिरर ले रहे हैं हम, देखो इस मिरर से इंसिडेंट रे आ रही है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है। थोड़ा बहुत एंगल का जोल है वो समझ लेते हैं। तो हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल है N1। अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली गई, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और ये कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, पहली वाली रिफ्लेक्टेड रे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मिरर को थोड़ा बदल दूंगा। अगर मैं इस मिरर को थीटा एंगल से घुमा दूंगा तो क्या होगा, ये एंगल मैंने ले लिया आई, दिस एंगल इज आई, तो दिस इज ऑल्सो आई, ये भी आई होगा। तो बहुत सिंपल सा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इस मिरर को बदल दूंगा तो मुझे पता है रिफ्लेक्टेड रे भी बदल जाएगी, ठीक है। वो कितने एंगल से बदलेगी वो हमें चेक करना है कि कितने एंगल से रिफ्लेक्टेड रे बदल जाएगी। तो अगर मैं मिरर को घुमा दूंगा तो मान लिया कि मैंने रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके से चली गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी सेकेंड वाली रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। तो अभी हम ना मिरर को घुमा रहे हैं, तो मिरर को मैं इधर घुमा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ, ठीक है, इधर घुमा रहा हूँ। तो ये मिरर का ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो मिरर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो ये मिरर कुछ इस तरीके से ऊपर हो जाएगा, ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। ये जो रेड मार्कर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये मिरर के केस में यूज़ कर रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस मिरर को घुमा रहे हैं। तो ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, और इस मिरर को मैंने घुमा दिया है कुछ थीटा एंगल से, मैंने इसको थीटा एंगल से घुमा दिया। तो ये वाला भी थीटा एंगल से घुमा दिया। मुझे पता करना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड, जो नई रिफ्लेक्टेड रे होगी, क्योंकि मिरर को घुमा दिया, तो नई रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना बनेगा, यानी ये वाला एंगल हमें पता करना है। ये वाला एंगल कितना होगा, फाई, ये हमें मालूम करना है कि ये एंगल फाई कितना होगा। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ओके। अगर किसी मिरर को थीटा एंगल से घुमा दिया जाए, ठीक है, तो उस केस में रिफ्लेक्टेड रे जो है वो उसके बीच में एंगल कितना होगा वो हमें पता करना है। चलो देखते हैं। ये इंसिडेंट रे है, आपको मालूम होना चाहिए कि इंसिडेंट रे ये है, तो हमें यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि अब ये मिरर वो वाला मिरर नहीं है, पुराना वाला मिरर नहीं है, अब ये नया वाला मिरर है, क्योंकि इसको थीटा एंगल से घुमा दिया। तो अब नए वाले मिरर के लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम ना नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो नया वाला मिरर है इसके लिए हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो दिस इज़ द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है N2 यहाँ पर ये नॉर्मल है। ये कब नॉर्मल है, जब इसको कितने एंगल से घुमा दिया, थीटा एंगल से घुमा दिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये थीटा एंगल से घुमा दिया, तो अगर इस मिरर को अगर आप थीटा एंगल से घुमाओगे तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो अगर ये थीटा एंगल से घूम जाएगा तो हमें पता करना है कि भी किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो हमें ये पता करना है कि रिफ्लेक्टेड रे जो पुरानी वाली और नई वाली के बीच में कितना एंगल ये सबटेंड करेगा, कितना एंगल बना पाएगा। तो देखते हैं। तो भैया ये थीटा है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो इस बार ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल, इस वाले नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल देखना है हमें, ये वाला एंगल देखना है। तो इस वाले नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल होगा I प्लस थीटा। अगर ये I प्लस थीटा है तो नई वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके बीच में भी ये एंगल कितना होगा, I प्लस थीटा। यस और नो, I प्लस थीटा एंगल होगा। मुझे पता करना है ये I प्लस थीटा, इस वाले नॉर्मल के साथ ये I प्लस थीटा, ये I प्लस थीटा, ओके। अब मुझे अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो फिर मेरा काम बन जाएगा। देखो ये वाला एंगल मुझे पता करना है, अब ये एंगल कितना होगा मुझे मालूम होना चाहिए, ये एंगल कितना होगा। तो आपको पता होगा कि ये वाला एंगल जो है इस नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल कितना है, टोटल एंगल I है, ओके, टोटल एंगल I है। और आप यहाँ पे देखें ये जो नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल और इस नॉर्मल के बीच का ये एंगल थीटा है, और ये वाला एंगल पूरा I है, ये थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये पूरा I है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा I माइनस थीटा। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक।
आपको बात समझ में आ रही होगी, आई माइनस थीटा होगा। ओके, अगर ये आई माइनस थीटा है तो मुझे पता है कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल है आई प्लस थीटा, तो मुझे फाई पता करना है। तो फाई क्या होगा कि दिस, ये टोटल में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ, इस टोटल में से अगर ये मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास फाई एंगल आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होनी। तो मुझे क्या करना है कि ये जो एंगल है मेरे पास, ये आई प्लस थीटा है, ये मेरे पास है आई माइनस थीटा, मुझे ये फाई पता करना है। तो फाई कैसे आएगा, ठीक है, तो फाई कैसे आएगा, मतलब फाई कैसे आएगा वो हमें चेक करना है। तो टोटल एंगल हमारे पास ये है, और अगर उस एंगल में से ये मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एंगल आ जाएगा। तो टोटल एंगल है आई प्लस थीटा, और उसमें से मुझे माइनस करना है आई माइनस थीटा, तो वो कितने के बराबर है, फाई के इक्वल है। सो यहाँ से हम देखते हैं आई प्लस थीटा माइनस आई प्लस थीटा इक्वल टू फाई। सो फाई की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 थीटा आ जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारी कि अगर किसी भी मिरर को अगर आप थीटा एंगल से रोटेट कर दो तो जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, जो पुराने वाली और जो नई वाली रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है वो जस्ट डबल हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री से इसको अगर रोटेट करा दिया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री से बदल जाएगा रिफ्लेक्टेड रे के। तो ये था प्यारे बच्चों आज का वीडियो, और आज के वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली क्लास के लिए हम एक और नया वीडियो बनाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके धूम मचा दें। और तब तक के लिए मैं जो है नए वीडियो बनाता रहूँगा, और आप लोग जो है नीचे कमेंट डालें आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे बताना, ताकि मैं अच्छी चीज़ें आपके लिए बनाता रहूँ और फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।